बनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। रात 10 बज चुके हैं और ये वक्त है आपको वो खबरें दिखाने का जो दावा है कि आपने कहीं नहीं देखी होंगी। क्या आपको नीतीश के सुपर 26 के बारे में पता है? नीतीश के उन 5 स्टार्स के बारे में आप जानते हैं जिन्होंने आज शपथ ली? आज आपको उन्हीं चेहरों से रूबरू करवाएंगे। क्या आप जानते हैं कि अब बिहार चुनाव को लेकर नीतीश का फ्यूचर प्लान क्या है? क्या वो सरकार में शामिल नए चेहरे हैं या फिर कुछ और? बताएंगे आपको। क्या आपने देखा कि बिहार चुनाव में करारी हार के बाद प्रशांत किशोर मौन व्रत पर चले गए हैं? चुनाव से पहले क्रांति की बात करने वाले प्रशांत किशोर आखिर मौन क्यों हो गए? बताएंगे आपको। लेकिन क्या आपको यह पता है कि बिहार ने उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए क्या इशारा किया है? इशारा 27 के लिए, और वो इशारा क्या है बताएंगे आपको अगली खबर में। अब इसके बाद बात करेंगे अखिलेश यादव की, जहां पे बिहार के परिणाम से अखिलेश यादव डरे हुए हैं, लेकिन क्यों ये भी समझाएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे नीतीश कुमार के साथ उनके स्पेशल 26 की। शुरुआत करेंगे खबरों की नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार में सुशासन सरकार स्थापित करते हुए शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण के दौरान मंच पे नीतीश कुमार के साथ पीएम मोदी भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने नीतीश कुमार का हाथ पकड़कर उन्हें बधाई दी। नीतीश के साथ बिहार कैबिनेट में 27 चेहरे और शामिल हो गए हैं। अब इनमें से कई चेहरे ऐसे हैं जो पहली बार कैबिनेट का हिस्सा बने हैं और कई चेहरे ऐसे हैं जो पहले भी कैबिनेट में रह चुके हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको नीतीश की नई पारी के उन 26 योद्धाओं से मिलवाएंगे जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पढ़ाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई के नारे को हवा में उड़ाते हुए नीतीश कुमार की अगुवाई में एक बार फिर बिहार में सुशासन सरकार ने शपथ ले ली। पटना के गांधी मैदान में बीजेपी ने एक बार फिर नीतीश कुमार को कमान सौंप दी। तो 10वीं बार नीतीश कुमार ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। नीतीश कुमार के साथ उनके स्पेशल 26 ने भी बिहार को विकसित राज्यों में शुमार कराने की कसम खाते हुए शपथ ग्रहण किया। लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह और नई कैबिनेट में 4 चीजें गौर करने वाली रही। पहली, मंत्रिमंडल में बीजेपी की बड़े भाई वाली भूमिका। दूसरी, महिला विधायकों को मंत्रिमंडल में मौका। तीसरा, जातीय और सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए मंत्री पद का बंटवारा। चौथा, एनडीए के घटक दलों को मंत्रिमंडल में सम्मानजनक जगह। और पांचवा, कैबिनेट में नए चेहरों को दी गई जगह। सियासी संतुलन का ध्यान रखा गया है कि गठबंधन की सरकार में किसी भी दल को ये न लगे कि हमें उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। जातीय संतुलन और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, वैसे लोगों को जगह दी गई है जिनके पास एक लंबा प्रशासनिक अनुभव हो, लंबे समय से अपने मंत्रालय को, विभाग को देखते रहे हैं, समझते रहे हैं। साथ ही वैसे लोगों को भी जगह दी गई है जो संगठन की धार को और तेज कर सके। बिहार के नए मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जनता दल यूनाइटेड कोटे से 9 मंत्री बने, तो बीजेपी कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री बनाए गए।
एनडीए के घटक दलों में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 2 मंत्री बनाए गए हैं, तो वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 1-1 मंत्री बने हैं। किसको कितनी सीटें मिली, किसके कितने विधायक चुने गए, इन सब को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का गठन किया गया। लेकिन सवाल यह है कि जातीय समीकरण को साधने और हर वर्ग को खुश करने के लिए नीतीश कुमार ने क्या फॉर्मूला अपनाया। तो आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट में अगड़ी, पिछड़ी, दलित और महादलित समाज से ताल्लुक रखने वाले विधायकों को पूरा मौका दिया गया। नीतीश कुमार की सरकार में 8 मंत्री अगड़ी जाति से बनाए गए। अगड़ी जाति में 2 भूमिहार, 4 राजपूत, 1 ब्राह्मण और 1 कायस्थ समाज से मंत्री बनाए गए। ओबीसी, ईबीसी समुदाय से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए। एनडीए सरकार में कुल 13 मंत्री ओबीसी, ईबीसी और वैश्य समुदाय से बने हैं। नीतीश के मंत्रिमंडल में दलित समुदाय से 5 मंत्री बने हैं। तो इसके अलावा जेडीयू ने अपने कोटे से 1 मुस्लिम समाज का मंत्री भी बनाया। जो विकास के लिए बिहार में काम हुआ है, जनता चाहते है कि वो गति बरकरार रहे, इसीलिए लोगों ने प्रचंड बहुमत दिया है। बिहार की जनता को उसके लिए आभार, और सरकार की जिम्मेवारी बढ़ी है, और एक सरकार के हिस्सा होने के नाते हम सबका सामूहिक प्रयास होगा कि जनता के अपेक्षाओं पर खड़ा उतरें और बिहार के तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए, प्रगति के लिए और तेजी से काम हो सके। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय करेगा, मुझे यही है कि जिस भी काम को मिले वो काम को पूरे तन्मयता के साथ, पूरे लगन के साथ किया जाए। और मैंने पिछले समय में 3 विभाग को संभाला। पार्टी ने जो भरोसा किया उस पर प्रयास किया, और मैंने ये जरूर प्रयास किया कि जनता की जो अपेक्षाएं हैं उस डिपार्टमेंट से मैं मैक्सिमम उसको अपने बिहार की जनता के लिए ला पाऊं। नीतीश कैबिनेट में युवा जोश के साथ अनुभव के संतुलन को भी ध्यान में रखा गया। तो वहीं नए विधायकों को मंत्री पद देकर एक नई शुरुआत की गई। श्रेयसी सिंह, रामकृपाल यादव, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र कुमार रोशन, संजय कुमार सिंह और दीपक प्रकाश जैसे विधायकों को नीतीश ने अपनी कैबिनेट में जगह दी। इरादा साफ है, नए जोश, नई ऊर्जा, युवाओं के साथ अनुभव का हाथ लेकर एक ऐसी सरकार तैयार करना जो बिहार के विकास को रफ्तार देने के साथ लोगों से सीधा संवाद स्थापित करे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नए मंत्रिमंडल की खास बात यह भी है कि इस नए मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को मौका दिया गया है, साथ ही महिलाओं को भी शामिल किया गया है। कुछ चेहरे तो ऐसे हैं जो पहली बार विधानसभा की दहलीज पे पहुंचे हैं और उन्हें पहली बार में ही मंत्री बनने का भी मौका मिला है, यानी कि अपनों के लिए काम करने का मौका मिला है। तो कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो अनुभव से लबरेज है, जो पहले भी कैबिनेट मंत्री का पद संभाल चुके हैं। ऐसे में एक तरीके से जो मिला जुला, एक तरीके से जो कंप्लीट पैकेज होता है, वो यहाँ पे नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल को कहा जा रहा है। अब बात करते हैं सरकार के गठन की। सरकार का गठन तो हो गया, लेकिन अब एक बड़ी चुनौती जो एनडीए सरकार के सामने है, और वो है वो वादे जो चुनाव प्रचार के दौरान जनता से किए गए थे। कई तरह की स्कीम और पेंशन का वादा सरकार ने कर चुकी है। लेकिन सवाल यहां पर यह कि क्या सरकार के पास इतना बजट होगा कि वो अपने सारे वादों पर खरे उतरे। इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर वो वादे कौन कौन से हैं और उसे पूरा करने के लिए सरकार के पास प्लान क्या है। मैं नीतीश कुमार भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार में एनडीए की नई सरकार की ताजपोशी हो गई है। नीतीश और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार में हिट साबित हुई है, लेकिन अब बारी उन वादों को पूरा करने की है जो चुनाव के दौरान नीतीश कुमार और एनडीए के तमाम नेताओं ने किए थे। वादों की बौछार कर जनता से वोट तो एनडीए ने छप्पड़ फाड़ ले लिया, लेकिन अब बारी जनता को लौटाने की है।
अब बारी उन चुनौतियों पर खरा उतरने की है जो बिहार की नई सरकार के सामने मुंह बाए खड़ी है। इसी बीच बिहार में करारी हार के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर नीतीश कुमार को बधाई दी और कहा कि उम्मीद है कि जनता से किए गए वादे पूरा करेंगे। नीतीश कुमार ने साल 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और अब 2025 चल रहा है। अब तक कुल 10 बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। इन 25 सालों में बिहार कितना बदला, ये वहां से आई तस्वीरें बताती हैं। बिहार को जंगल राज से निकालकर सुशासन की पटरी पर लाने में नीतीश कुमार का सबसे बड़ा रोल माना जाता है। इसीलिए नीतीश बिहार के सुशासन बाबू भी कहलाते हैं। लेकिन अब सुशासन बाबू के सामने चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, क्योंकि कर्ज के बोझ में दबे बिहार के बजट से बिहार को ही संवारना है। बिहार सरकार के आर्थिक सर्वे के मुताबिक 2024-25 तक बिहार सरकार पर 3.62 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा है। इसमें से 44,608 करोड़ रुपए तो कर्ज केंद्र सरकार का बताया जाता है। कर्ज का ज्यादातर हिस्सा या तो मार्केट से उठाया गया है या फिर वित्तीय संसाधनों से लिया गया है। यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले जो आखिरी बजट पेश किया था 2025-26 के लिए, वो बजट 3.17 लाख करोड़ है। युवाओं की ऊर्जा का हमें सदुपयोग करना है। युवाओं के पास शिक्षा होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए और अपने स्वरोजगार के अवसर होने चाहिए, और वो अवसर बिहार के युवा को भी मिलने चाहिए। और इसलिए आप देखिए कि मैनिफेस्टो में हमने युवाओं के लिए 1 करोड़ रोजगार सृजन के अवसर की बात कही। महिलाओं को सशक्त बनाने की तमाम योजनाएं हमने एक के बाद एक लॉन्च की। तो निश्चित रूप से महिला, युवा देश के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है। 10वीं बार प्रधान सेवक बिहार का बनकर के नवीन और नूतन बिहार बनेगा, इस संकल्प और इरादे के साथ उन्होंने शपथ ली। बिहार का खजाना खाली है और कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि एनडीए की सरकार 34,000 करोड़ के फ्रीबीज और सब्सिडी वाले वादे पर कैसे खरा उतरेगी। इतना पैसा कहां से आएगा? चलिए अब आपको 34,000 करोड़ जहां खर्च होना है उसकी फहरिस्त भी दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 1 करोड़ महिलाओं पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 5 लाख ग्रेजुएट्स को 2 साल तक हर महीने 1,000 रुपए दिए जाने का वादा भी एनडीए ने ही कर रखा है। बुजुर्गों, महिलाओं और विकलांगों की पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया है। खर्चा इस पर भी होगा। 10,000 विकास मित्रों को टैबलेट के लिए 25,000 रुपए प्रति विकास मित्र दिए जाने हैं। 10,000 रुपए प्रति शिक्षक सेवक को स्मार्टफोन के लिए दिए जाने का वादा किया गया है। उधर कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत साल में कुल 9,000 रुपए प्रति किसान को भी देने का चुनावी वादा है। चुनावी वादों में हर परिवार को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने जैसे बड़े ऐलान भी शामिल हैं। आज विकसित बिहार का शिलान्यास हुआ है। गांव-गांव तक पक्की गली, नाली, 125 यूनिट बिजली फ्री, इसके साथ साथ सीएम जीविका और इसके साथ साथ अनाज, इलाज, सब कुछ के बावजूद भी अगर एनडीए मोदी जी, नीतीश जी कह रहे हैं कि अभी तो हम ये शिलान्यास कर रहे हैं विकसित बिहार की, तो मैं समझता हूं बिहार अगले 5 वर्ष में अपने उस स्वरूप को पाएगा जो बिहार का लोग इसकी कल्पना करता है। कुमार जी को बधाई देते हैं, उम्मीद करते हैं कि उनके साथ धोखा न हो और वो अपना टर्म पूरा कर पाए और बिहार के लिए जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ उसमें से कम कुछ तो कर पाए। बिहार में जो उन्हें जीत मिली है वो कैसे भी मिली हो वो अलग बात है, लेकिन अपने वादे पूरे करने चाहिए। कि पैसा कहां से आएगा, कैसे खर्च होगा, इसका हिसाब अब पटना से लेकर दिल्ली तक लगाया जाएगा। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव ने एनडीए की बम्पर जीत ने महागठबंधन का हिसाब जरूर बिगाड़ दिया है। आज शपथ ग्रहण के दौरान गांधी मैदान में भी एनडीए की एकजुटता देखने को मिली। ऐसे में सवाल ये है कि क्या 2029 के लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत का फॉर्मूला बिहार से ही तय हो गया है? क्या नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी मिलकर 2029 के लोकसभा चुनाव में
समूचे विपक्ष का बिहार चुनाव जैसा हाल करने जा रही है? इन सवालों का जवाब बिहार के 34,000 करोड़ रुपए से भी किए गए वादों में छिपा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि महिलाओं को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम ने एनडीए को बिहार में बम्पर जीत दिलाई है। सवाल ये भी है कि क्या इस तरह की योजनाओं पर अब बाकी राज्यों में भी प्रयोग किया जाएगा, ताकि 2029 आते आते दिल्ली की सत्ता का रास्ता कट एंड क्लियर नजर आने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल यहां पर यह है कि जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया और न सिर्फ महिलाओं ने बल्कि अलग अलग वर्गों ने सरकार की योजनाओं पर भरोसा किया और भरोसा करते हुए बम्पर वोटिंग अपनी ओर से की। लेकिन क्या सरकार के पास खजाने में इतना पैसा है भी जो वादे किए गए हैं उन्हें पूरा किया जा सके? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे बल्कि विपक्षी पार्टियों की ओर से अब इसे पूछना शुरू हो गया है। खैर, बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते नीतीश कुमार के कैबिनेट की। नीतीश की कैबिनेट में दो ऐसे चेहरे हैं जो खूब चर्चा बटोर रहे हैं। उन चेहरों में शामिल हैं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन। इन दोनों को बिहार में मंत्री पद मिला है, लेकिन सवाल दीपक प्रकाश पे खड़े हो रहे हैं क्योंकि बिहार चुनाव में वो उम्मीदवार थे ही नहीं। ऐसे में दीपक प्रकाश के साथ उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी अब एक बड़ी चुनौती सामने आ गई है। अब देखने वाली बात यहां पर यह है कि क्या विपक्ष इस बात को अपना एजेंडा बनाकर उछालने की कोशिश करेगा। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। 20 नवंबर को पटना का गांधी मैदान एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बना। नीतीश कुमार ने 10वीं बार इसी मंच से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और बिहार को मिली एक नई कैबिनेट। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से पुराने और नए चेहरों का संगम बना है। झंडे और गाजे बाजों के बीच शपथ ग्रहण समारोह में कुल 26 मंत्री नियुक्त किए गए, जिसमें दो घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा चर्चा का विषय बने हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाला नाम है दीपक प्रकाश। दीपक प्रकाश के बारे में बात करने से पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। शपथ ग्रहण के बाद दीपक प्रकाश अभिवादन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंचे। इस दौरान दीपक प्रकाश पीएम मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाह रहे थे। हालांकि पीएम ने उन्हें रोक दिया। वो बार बार प्रयास करते रहे, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें समझाया और उनकी पीठ भी थपथपाई। इस नजारे ने समारोह में मौजूद सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मंत्री बनने के बाद दीपक ने कहा कि वो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे। अभी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है और अभी संकल्पित है कि जिम्मेदारी पे खड़ा उतरना है। अब सवाल ये है कि दीपक प्रकाश चर्चा का विषय क्यों है, इस बारे में आपको बताते हैं। दरअसल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। वो किसी सदन के सदस्य भी नहीं है। उन्हें 6 महीने के अंदर ही विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य बनना होगा ताकि मंत्री पद पर वो बने रह सके। माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए के साथ राजनीतिक समझौते के तहत अपने बेटे को पद दिलाया। पहले कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा का नाम भी मंत्री पद के लिए चर्चा में था, लेकिन अंतिम समय में बेटे को मौका मिला। उपेंद्र कुशवाहा ने फ्यूचर पॉलिटिक्स के मद्देनजर अपने बेटे दीपक प्रकाश को आगे किया, तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने भी बेटे संतोष कुमार सुमन को आगे बढ़ाया। संतोष कुमार सुमन ने भी मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कैबिनेट में संतोष कुमार सुमन भी एक युवा चेहरा है और बिहार की राजनीति के एक बड़े दिग्गज बेटे भी। माना जा रहा है कि मांझी से जुड़े इस दाव ने गठबंधन में उनके परिवार की पकड़ मजबूत करने जैसा सियासी संदेश दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिहार में अब फ्यूचर पॉलिटिक्स पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि जिन मंत्रियों ने आज शपथ ली उनमें ऐसे नाम हैं जो बड़े राजनीतिक परिवारों से आते हैं। सम्राट चौधरी वरिष्ठ नेता शकुनी चौधरी के बेटे हैं। श्रेयसी सिंह दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी है। अशोक चौधरी वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे महावीर चौधरी के बेटे हैं। विजय चौधरी के पिता जगदीश प्रसाद कांग्रेसी थे और विधायक भी रहे। लेसी सिंह के पति भूटन सिंह थे और समता पार्टी के नेता भी रहे। नितिन नवीन सिन्हा के बेटे हैं जो कि विधायक भी रहे हैं। संतोष सुमन जीतन राम मांझी के बेटे हैं। रमा निषाद अजय निषाद की पत्नी है और पूर्व सांसद कैप्टन जय नारायण निषाद की बहू।
दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और उनकी मां भी विधायक चुनी गई हैं। स्पष्ट कर दिया गया मंत्रिमंडल में कि वर्तमान से आगे अब भविष्य की भी पटकथा लिखी जा रही है और स्वाभाविक है कि सामाजिक और जातीय संतुलन को साधने के लिए राजनीतिक पार्टियां इस तरह से प्रयोग करते रही है। मैं मानता हूं कि आज के मंत्रिमंडल में जिस तरह से दो बड़े नेताओं के पुत्रों को जगह दी गई है, तो युवा पीढ़ी और भविष्य की रणनीति दोनों को ध्यान में रख करके दोनों को मंत्रिमंडल में शामिल कराया गया है, दोनों को जगह दी गई। नए मंत्रिमंडल में युवा चेहरों को भी जगह मिली है, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चाओं वाला नाम है श्रेयसी सिंह। निशानेबाज से मंत्री बनी श्रेयसी सिंह ने कहा कि वो सरकार में रहते हुए अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाएंगी। निश्चित रूप से जो सेवा और ईमानदारी से विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, उसको और आगे ले जाके जमुई से बढ़कर पूरे बिहार के लिए करेंगे। मुझे लगता है कि युवा जब जब राजनीति में आगे बढ़ते हैं या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो एक नई सोच और नई ऊर्जा को लेकर आते हैं, लेकिन साथ ही साथ अनुभव के साथ मार्गदर्शन भी होना चाहिए। तो आज जो कैबिनेट आपने शपथ लेते हुए देखा, मुझे लगता है कि युवा जोश और अनुभवी लोगों के साथ भरपूर था। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी जैसे नेताओं के परिवारों के नए चेहरे और युवा मंत्रियों की भागीदारी, ये सब एक सकारात्मक बदलाव जैसा दिखता है, लेकिन विपक्ष इसे परिवारवाद की शक्ल में देख सकता है और ये तर्क दे सकता है कि ये सत्ता की अगली पीढ़ी को सुरक्षित करने का एक मैकेनिज्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और शायद इसीलिए इससे फ्यूचर प्लान कहा जा रहा है, क्योंकि इस बार के मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे सामने आए हैं, चाहे वो हम महिलाओं की बात कर ले या दीपक प्रकाश की बात कर ले, जिनकी तमाम चर्चाएं चल रही थी, जो नहीं थी बाद में हो गई। इसी के साथ साथ संतोष सुमन, उनको भी जब मंत्री बनाया गया तो वो भी नए चेहरे हैं जो विरासत को आगे बढ़ाएंगे, जनता के लिए काम करेंगे। हालांकि काम किस तरीके से करेंगे इस पे भी नजरें बनी हुई हैं। बढ़ते हैं आगे। बिहार चुनाव में बड़ा सरप्राइज देने का वादा करते हुए मैदान में उतरे प्रशांत किशोर अब मौन धारण कर चुके हैं। चुनाव से पहले बयान बहादुर रहे पीके अब गांधी के आश्रम में शांति क्यों ढूंढ रही हैं? क्या पीके राजनीति से दूरी बना रही हैं या फिर अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए चुप्पी का सहारा ले रही हैं? कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जो पीके को लेकर सवाल खड़े करती हैं। आपको भी दिखाते हैं। पंजाब से पश्चिम बंगाल और बिहार से तमिलनाडु तक सीएम बनवाने का दावा कर रणनीतिक गोटियां फेंकने वाले प्रशांत किशोर बिहार चुनाव में गोल्डन डक के साथ गमगीन हैं। नीतीश के स्पेशल 26 तैयार हैं, मोदी का आशीर्वाद साथ है, एनडीए समर्थक जीत का अंगूठा दिखा रहे हैं, तो वहीं प्रशांत किशोर अंगूठे के पास वाली उंगली से अपने होठों को बंद कर चुप्पी वाला आसन लगाए बैठे हैं। ये महज कहने की बात नहीं बल्कि हकीकत है। करारी हार के बाद प्रशांत किशोर मौन व्रत पर बैठ गए हैं। पश्चिमी चंपारण जिले की भीतिहरवा आश्रम पहुंचकर पीके ने मौन व्रत रखा। उनके चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि मन में कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हाल ये है कि कहने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं। प्रशांत किशोर ने दावे वादों की झड़ी तो लगाई थी, लेकिन ये झड़ी भी फुलझड़ी साबित हुई, जिसमें पीके के चमचमाते अरमान हकीकत के अंधेरे में बदल गए। पीके आज शांत है, मौन व्रत धारण किए हुए हैं, लेकिन उनके आरोपों का बही खाता अब उन पर भारी पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पीके पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता ने उन्हें जवाब दे दिया है। मुझे लगता है जनता ने कई सवालों के जवाब देने का काम किया है विपक्षियों को, जिन्होंने जो आरोप लगाए। जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं हो सकती, और जब जनता ही आपके लिए फैसला लेती है तो मुझे लगता है कई उन सवालों पर पूर्ण विराम अपने आप लग जाता है जो विपक्षी राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक सोच से आपके ऊपर लगाने का प्रयास करते हैं। उधर पीके के आरोपों पर प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, लेकिन पीके मौन है। दरअसल चुनाव के बाद दो ही तस्वीरों ने हेडलाइंस बनाई। पहली एनडीए की जीत और दूसरी राहुल तेजस्वी की हार।
लेकिन सियासत को करीब से समझने वाले समझते हैं कि बिहार चुनाव के बाद सिर्फ यही दो लोग ही दुखी नहीं थे, बल्कि इनसे ज्यादा भी दुखी कोई है तो वो है प्रशांत किशोर, जिन्होंने पहली दफा जीत का चप्पू चलाया था, लेकिन किनारा आने से पहले ही गोता खा गए। ऐसा गोता जहां लाज बचाने वाला एक विधायक भी ना मिला। बिहार की जनता ने साबित कर दिया कि सीएम बनवाने की तुलना में विधायक बनवाना ज्यादा कठिन काम है। कुल 238 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पीके की पार्टी के प्रत्याशियों को 201 विधानसभा क्षेत्र में 10,000 से भी कम वोट मिले। मढ़ौरा इकलौती ऐसी सीट रही जहां जनसुराज का प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहा। 37 विधानसभा सीटों पर जनसुराज को 10,000 से अधिक वोट मिले, लेकिन 131 सीटों पर उनके प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा 72 पर चौथे, 23 पर पांचवें और 8 प्रत्याशी छठे स्थान पर रहे। जिस दल को सिर्फ 3.5% वोट मिला है, उसकी प्रेस वार्ता में इतने प्रेस के साथी आए हैं, तो ये दिखाता है कि कुछ तो काम हम लोगों ने सही किया होगा। हम लोग बिहार आज से 3.5 साल पहले व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प से आए थे। एक ईमानदार प्रयास किया है और उसमें बिल्कुल सफलता नहीं मिली। मुख्यमंत्री की पक्की गारंटी देने वाले प्रशांत किशोर अपने ही फैलाए सियासी रायते में खुद ही फिसलते दिखाई दिए, और यही वजह है कि अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा, बची है तो सिर्फ चुप्पी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर बिहार में एनडीए की बम्पर जीत ने महागठबंधन के होश तो उड़ाए ही, लेकिन अब अखिलेश यादव के लिए चिंता भी बढ़ा दी है। 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। जिस तरह से बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव ने मुस्लिम वोटरों को दरकिनार करके गलती की, अगर यही गलती अखिलेश भी करेंगे तो उनको नुकसान भारी हो सकता है। लेकिन 2027 के लिए अभी से ही बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और अखिलेश यादव का सूपड़ा साफ करने की बात कर रही है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं कि बीजेपी की ओर से अभी से चुनाव को लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं। बिहार का जनादेश, राजनीतिक दलों के लिए बड़ा संदेश। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत से एक तरफ बीजेपी के नेताओं का जोश हाई है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी नेताओं की रातों की नींद उड़ी हुई है। बिहार में विपक्ष ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन जनता के जनादेश ने हर किसी को हैरान कर दिया। परिणाम ऐसे आए जिसकी कल्पना महागठबंधन के नेताओं ने शायद कभी नहीं की होगी। इन नतीजों ने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के सपने को चकनाचूर तो किया ही, साथ ही धड़कने सपा मुखिया अखिलेश यादव की भी बढ़ा दी है। बिहार के नतीजों की चर्चा यूपी में जमकर हो रही है और एनडीए के नेताओं के बयान 2027 को लेकर अखिलेश यादव की चिंता और बढ़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पेट में तभी से मरूड़ हो रहा जब से रिजल्ट आया है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में भी गुंडा राज समाजवादी पार्टी का कभी लोग स्वीकार नहीं करेंगे। ये जंगल राज पार्ट 2 लाने वाले लोग हैं और ये उन्हीं के थैली के चट्टे बट्टे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे गुंडा राज, जंगल राज। अभी बिहार की जीत यूपी की जीत को बराबरी नहीं कर सकता। यूपी की जीत अलग जीत है, बिहार की जीत अलग जीत है। बिहार के नतीजों में जो पैटर्न सपा मुखिया को सबसे ज्यादा डरा रहा है, वो है बिहार के सीमांचल में AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी का प्रदर्शन। बिहार के सीमांचल में ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिली है। सीमांचल में ओवैसी की पार्टी मुस्लिम विधायकों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी है और यही ट्रेंड अखिलेश यादव को खौफ में डाल रहा है। यही नहीं, आरजेडी के हार की सबसे बड़ी वजहों में मुस्लिम वोटरों का दरकना भी माना जा रहा है। दरअसल मुस्लिमों को ये लगता है कि जिस सीट पर यादव वोटरों की संख्या कम है, वहां पर वो किसी और दल के उम्मीदवार को बड़ी आसानी से जिता सकते हैं। ऐसे में वो सेक्युलर दलों को जिताने के लिए मजबूर भला क्यों हो? अब सवाल ये है कि इसमें अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी क्यों है? इसका जवाब है यूपी का सियासी गुणागणित। दरअसल यूपी में
ऐसे कई जिले हैं जहां पर मुस्लिम वोटरों की संख्या तो काफी ज्यादा है, लेकिन यादव वोटरों की संख्या बेहद कम। वेस्ट यूपी में ऐसी कई सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर जीत और हार के लिए निर्णायक भूमिका में है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे आजम खान को लेकर अखिलेश यादव का न्यूट्रल एक्शन भी मुस्लिमों के लिए नाराजगी की बड़ी वजह माना जा रहा है। अगर ऐसे माहौल में 2027 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने अगर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे तो सपा मुखिया अखिलेश यादव के लिए चुनौती बढ़ सकती है। अब ओवैसी के बयान भी उसके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन ने कमजोर करके आका, जिसका परिणाम भुगतना पड़ा। अखिलेश यादव भी उन्हें कमजोर समझते हैं, इसका भी नतीजा भुगतना पड़ेगा। दो टूक कह रहे हैं ओवैसी कि इस बार हम दिखाने के लिए नहीं बल्कि जीत दर्ज करने के लिए चुनाव मैदान में उतरेंगे। बिहार की 24 सीटों पर गेम चेंजर बने ओवैसी उत्तर प्रदेश की 48 सीटों पर ताल ठोकने की बात कर रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम वोटों पर फोकस कर रहे अखिलेश यादव के लिए बड़ी और कड़ी चुनौती पेश होती नजर आ रही है। पश्चिमी यूपी में गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिम वोटरों की संख्या तो काफी ज्यादा है, लेकिन यादवों की संख्या इसकी तुलना में ज्यादा नहीं है। इसके अलावा अवध इलाके में भी ऐसे कई जिले हैं जहां यादवों की संख्या तो ज्यादा है, लेकिन इसी के साथ बीजेपी के कोर वोटर माने जाने वाले ठाकुर ब्राह्मण समुदाय के लोग भी अच्छी तादाद में हैं। ऐसे में अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच ये धारणा बनी कि वो सपा के साथ गए बिना अपने कुछ प्रत्याशियों को जिता सकते हैं, तो अखिलेश यादव के लिए चुनावी बेड़ा पार करना मुश्किल हो जाएगा। या आसान भाषा में कहें तो समाजवादी पार्टी का MY समीकरण फेल हो जाएगा और नतीजे बिहार को दोहराने जैसे बन जाएंगे। हालांकि यूपी के चुनाव में अभी 2 साल का समय है, लेकिन अगर अखिलेश यादव ने अभी से बिहार के नतीजों से सबक नहीं लिया तो प्रदेश के कई सीटों पर लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच नहीं बल्कि सपा बनाम AIMIM की हो जाएगी। और नतीजे क्या कुछ है इसकी बानगी बिहार ने ही दिखा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी खबरों के साथ। अपना खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।